गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की 7th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। इससे पिछली वाली ई लेक्चर की क्लास में हमने चैलेंजेस एंड ट्रेंड्स पढ़े थे इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 25 एंड 26 वो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जिसको हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर हम यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं, जिसके अंदर इंश्योरेंस को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहला तो है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है नॉन या जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को अदर फर्दर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहला है उसका प्योर इंडाउमेंट एंड सेकंड वन इज टर्म इंश्योरेंस। और नॉन या जनरल इंश्योरेंस को भी दो तरीके से कैटेगरी कर रखा है। पहला है पर्सनल, दूसरा है कॉमर्शियल। आज हम इस लेक्चर के थ्रू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर जो हमारा पहला जो इंश्योरेंस है वो है लाइफ इंश्योरेंस। पहले हम समझ लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस की डेफिनेशन। Life insurance is a contract under which the insurance company, in consideration of a premium paid in lump sum or periodical installments, undertakes to pay a prefixed sum of money on the death of the insured or on his attaining a certain age whichever is earlier। इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंडर इंश्योरेंस कंपनी लमसम या पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स में पे किए गए प्रीमियम पर कंसिडरेशन करती है, जो इंश्योर्ड की डेथ पर या उसकी सर्टेन एज पर अटेंड करने पर जो भी इससे पहले हो उस पर डिपेंड करती है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है सर्टेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस। उसके अंदर जो पहला जो कंसेप्ट है हमारा वो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ए पर्सन कैन इंश्योर अ लाइफ इन विच ही हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन लाइफ का इंश्योरेंस कर सकता है जिसमें उसके पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। कुछ केसेस के अंदर हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट को एग्जिट होते हुए देख सकते हैं। पहले जैसे केस के अंदर है कि ए पर्सन हैज़ एन अनलिमिटेड इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन को अपने लाइफ में एक अनलिमिटेड इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। सेकेंड वन इज़ A husband has insurable interest in the life of his wife and a wife has insurable interest in the life of her husband। इसका मतलब ये हुआ कि एक हस्बैंड को अपने वाइफ के लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है और वाइफ को अपने हस्बैंड के लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। थर्ड पॉइंट है ए फादर हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ हिज सन और डॉटर ऑन हुम ही इज़ डिपेंडेंट। मीन्स एक फादर को अपने बेटे या बेटी के लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है जिस पर वह डिपेंडेंट है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है हमारा ए सन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ हिज पेरेंट्स हु सपोर्ट्स हिम। इसका मतलब ये हुआ कि एक सन को अपने पेरेंट्स के लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है जो उसका सपोर्ट करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट वो है ए क्रेडिटर हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ द डेप्ट। इसका मतलब ये हुआ एक क्रेडिटर के पास डेटर के लाइफ में डेप्ट के एक्सटेंट तक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रूफ ऑफ एज। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रूफ ऑफ एज इज रिक्वायर्ड बिकॉज रेट ऑफ प्रीमियम डिपेंड्स ऑन एज एट एंट्री। प्रूफ ऑफ एज मे बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ स्कूल सर्टिफिकेट, हॉरोस्कोप, बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्युनिसिपल अथॉरिटी और अदर लीजिटिमेट सोर्सेज। इसका मतलब ये हुआ लाइफ इंश्योरेंस के केस में एज के प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि एंट्री पर प्रीमियम की रेट एज पर डिपेंड करती है। इसका जो प्रूफ है वो स्कूल सर्टिफिकेट हो सकता है, हॉरोस्कोप हो सकता है मीन्स कुंडली हो सकती है, म्युनिसिपल अथॉरिटी से बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है या अदर लेजिटिमेट सोर्सेज के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है नॉमिनेशन। द इंश्योर्ड कैन नॉमिनेट एनीवन हु विल गेट द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। इसका मतलब ये हुआ इंश्योर्ड की डेथ की कंडीशन में जो भी पॉलिसी का अमाउंट प्राप्त करेगा उसे नॉमिनेट कर सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू इज द अमाउंट विच द इंश्योरेंस कंपनी वुड पे टू द पॉलिसी होल्डर इफ़ ही वांट्स टू डिसकंटिन्यू द पॉलिसी बिफोर द डेट ऑफ इज मैच्योरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि सरेंडर वैल्यू वह अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को पे करेगी यदि वह अपनी मैच्योरिटी की डेट से पहले पॉलिसी को बंद करना चाहता है। अगला पॉइंट है हमारा लॉन ऑन पॉलिसी। इन केस अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रीमियम हैज़ बीन पेड ऑन अ लाइफ पॉलिसी द पॉलिसी होल्डर में ऑब्टेन अ लोन अगेंस्ट द पॉलिसी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। द पॉलिसी होल्डर may pay back the loan within a certain period or else the loan and interest on it
विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द पेमेंट ड्यू टू द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। इसका मतलब हो गया कि इन केस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ प्रीमियम को पेड किया गया है, पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ऑब्टेन कर सकता है, पॉलिसी होल्डर एक सर्टेन पीरियड के भीतर लोन को पे कर सकता है, और एल्स पॉलिसी की मैच्योरिटी के कारण पेमेंट पर लोन और उस पर दिए गए इंटरेस्ट को एडजस्ट भी कर सकता है। हमारा जो नेक्स्ट इंश्योरेंस है वो है फायर इंश्योरेंस। इस फायर इंश्योरेंस के अंदर पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फायर इंश्योरेंस क्या है? फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंश्योरेंस कंपनी in consideration of a premium payable by the insured agrees to indemnify the assured for the loss or damage to the property insured against fire during a specified period of time and up to an agreed amount। इसका मतलब ये हुआ कि फायर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंडर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड द्वारा पेबल प्रीमियम के कंसिडरेशन में लाइफ के अगेंस्ट प्रॉपर्टी इंश्योर्ड को डैमेज या लॉस के लिए एश्योर्ड करने के लिए एग्री होता है एक स्पेसिफिक पीरियड के ड्यूरिंग में या उसके एग्रीड होने पर। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं पॉइंट्स ऑफ कमेंट। इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिट एट बोथ द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द टाइम ऑफ लॉस। इसका मतलब ये हुआ लाइफ इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में इंश्योरेंस योग्य इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट के समय और लॉस के समय दोनों में एग्जिट होना चाहिए। सेकंड है हमारा फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड द इंश्योर्ड कैन नॉट क्लेम मोर देन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ द सम एश्योर्ड। फर्दर द इंश्योरेंस कंपनी में कंपनसेट इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ रिप्लेसमेंट और रिपेयर्स टू दैट प्रॉपर्टी डैमेज बाई फायर। इसका मतलब ये हुआ कि फायर इंश्योरेंस इंडेमनिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट है और इंश्योर्ड के मैक्सिमम सम एश्योर्ड के अधीन एक्चुअल लॉस की मात्रा से अधिक का क्लेम नहीं कर सकता। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी मनी के फॉर्म में या फायर से डैमेज प्रॉपर्टी को रिप्लेसमेंट या रिपेयर के फॉर्म में कंपनसेट कर सकती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लॉस बाय फायर आल्सो इंक्लूड्स द फॉलोइंग लॉसेस। उसके अंदर जो पहला है हमारा कि फायर से जो लॉस होते हैं वो किस किस केसेस के अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है। तो पहला है गुड्स स्पॉइल्ड बाय वाटर यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, मीन्स कि आग से बुझाने के लिए जो वाटर यूज़ किया था उससे जो सामान हमारा ख़राब हो गया। सेकंड है पुलिंग डाउन ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग बाय द फायर ब्रिगेड टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ फ्लेम्स। इसका मतलब हुआ है फायर की फ्लेम्स का मतलब हुआ कि जो फायर की जो आग की लपटें की प्रोग्रेस को प्रिवेंट करने के लिए फायर ब्रिगेड द्वारा एडजेसेंट बिल्डिंग को पुल डाउन करना। तीसरा है हमारा breakage of goods in the process of removal from the building where a fire is rigging, example damage caused by throwing furniture out of the window। इसका मतलब ये हुआ बिल्डिंग से रिमूवल के प्रोसेस में गुड्स का टूटना जहां फायर रिगिंग होती है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर को विंडो से बाहर फेंकने से हुआ डैमेज। अगला है हमारा वेजेस पे टू वर्कर्स एम्प्लॉयड फॉर एक्सटिंग्विश फायर के लिए लगाए गए वर्कर्स, मीन्स की जो आग बुझाने के लिए जो वर्कर्स हमने लगाए हैं उनके वेजेस का भी पेमेंट होता है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है एवरेज क्लॉज इन द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। टू टेक केयर ऑफ द केसेस ऑफ अंडर इंश्योरेंस देयर इज यूजुअली एन एवरेज क्लॉज इन द फायर पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज इन केस ऑफ द लॉस द इंश्योर्ड विल हिमसेल्फ बियर अ पार्ट ऑफ लॉस। In fact, for the difference between the actual value of the subject matter and the sum assured, the insured has to be his own insurer. Suppose a house worth rupees 1 lakh is insured only for rupees 60,000 and the insurance policy contains the average clause। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर इंश्योरेंस के केस का ध्यान रखने के लिए आमतौर पर फायर पॉलिसी में एक एवरेज क्लॉज होता है। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग रिस्क के केस में इंश्योर्ड हिमसेल्फ लॉस का एक पार्ट बियर करता है। इनफैक्ट सब्जेक्ट मैटर के एक्चुअल वैल्यू और सम एश्योर्ड के बीच डिफरेंस के लिए इंश्योर्ड को अपना इंश्योरर होना चाहिए। सपोज कि एक हाउस जो कि 1 लाख का इंश्योरेंस किया हुआ है, केवल उसको 60,000 के लिए किया जाता है और इंश्योरेंस पॉलिसी में एवरेज डिस्क्लोजर होता है। नाउ इफ द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर इज रुपीज़ 40,000 then the insurance company will pay only 24,000 as per the following formula। मीन्स अब अगर आग के कारण प्रॉपर्टी का नुकसान 40,000 है, जो इंश्योरेंस कंपनी फॉलोइंग फार्मूले के अकॉर्डिंग केवल 24,000 का ही पेमेंट करती है।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंश्योरेंस है वो है मैराइन इंश्योरेंस। इसके अंदर हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्या डेफिनेशन है मैराइन इंश्योरेंस की। A contract of marine insurance is a contract under which the insurance company undertakes to indemnify the insured against the losses which are incidental to the marine adventure. मैराइन एडवेंचर मीन्स कि मैराइन इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंडर इंश्योरेंस कंपनियों को लॉसेस के अगेंस्ट इंडेमनीफाई करने का इंश्योर करती है जो मैरीन एडवेंचर के लिए इंसिडेंटल हैं। द रिस्क इन मैरीन इंश्योरेंस विच आर इंश्योर्ड अगेंस्ट आर नॉन हैज perils ऑफ द सी सच एज कि जो रिस्क है, जो मैरीन इंश्योरेंस के अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व होती है उसके अंदर जो इंश्योर्ड है उसको किसके अगेंस्ट क्लेम मिलता है। उसके अंदर जो सबसे पहली कंडीशन है कि कोई भी स्टॉर्म आ गया हो, मीन्स कि कोई भी तूफान आ गया हो सी के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग में उसको क्लेम मिल सकता है। कॉलिजन ऑफ वन शिप अगेंस्ट अनदर और अगेंस्ट रॉक, इसका मतलब ये हुआ कि एक जहाज़ का दूसरे जहाज़ से टकराना या एक जहाज़ का चट्टानों से टकराना। तीसरा है बर्निंग एंड सिंकिंग ऑफ द शिप, मीन्स जहाज़ का जलना या डूब जाना। अगला है स्पॉइलेज ऑफ कार्गो बाय सी वाटर, इसका मतलब है समुद्र के पानी से माल का रिसाव होना। ठीक है। फिफ्थ है हमारा जेटिसन, थ्रोइंग ऑफ गुड्स इनटू सी टू सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग, मीन्स जेटिशन क्या है, यानी जहाज को डूबने से बचाने के लिए सामान को समुद्र में फेंकना। सिक्स पॉइंट है हमारा कैप्चर एंड सीजर ऑफ द शिप, जहाज पर कब्जा करना या उस पर जब्ती करना, मीन्स उसको हाईजैक करना। फिर अगला है हमारा एक्शंस ऑफ द मास्टर और क्रू ऑफ द शिप एटसेट्रा, मीन्स जहाज के मालिक या क्रू के एक्शंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैराइन इंश्योरेंस। कौन कौन से मैराइन इंश्योरेंस होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैराइन इंश्योरेंस एज डिस्क्राइब बिलो। पहला है हल इंश्योरेंस, फ्यूल इंश्योरेंस means or insurance of the ship. It covers the insurance of the vessel and its equipment like furniture and fittings, machinery, tools and engine etc. इसका मतलब है ये वेसल और उसके इक्विपमेंट जैसे फर्नीचर और फिटिंग, मशीनरी, टूल, इंजन एक्सेट्रा के इंश्योरेंस को कवर करता है। दूसरा है कार्गो इंश्योरेंस। इट इंक्लूड्स इंश्योरेंस ऑफ द कार्गो और गुड्स कंटेन इन द शिप एंड द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द क्रू एंड द पैसेंजर। इसका मतलब हो गया कि इसमें कार्गो या शिप में गुड्स कंटेंट और क्रू और पैसेंजर्स के पर्सनल बिलोंगिंग्स को भी इंक्लूड करता है। थर्ड है फ्राइट इंश्योरेंस। फ्राइट इंश्योरेंस मीन्स द शिपिंग कंपनी चार्जेज सम फ्राइट। फ्राइट मीन्स होता है भाड़ा फॉर कैरिंग द कार्गो। वेरी ऑफ्टन देयर इज एनी एग्रीमेंट बिटवीन द शिपिंग कंपनी एंड द ओनर्स ऑफ गुड्स दैट फ्राइट will be paid only when goods reach the destination safely. If the ship is lost on the way or the cargo is stolen or damaged, the shipping company loses the freight. Freight insurance is affected by the shipping company to guard against such risk. इसका मतलब ये हुआ कि शिपिंग कंपनी कार्गो को ले जाने के लिए कुछ फ्राइट मीन्स भाड़ा चार्ज करती है। बहुत बार शिपिंग कंपनी और ऑनर्स ऑफ गुड्स के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि गुड्स का भुगतान तभी किया जाएगा जब गुड्स सेफली रूप से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। यदि शिप रास्ते में खो जाता है या कार्गो चोरी हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो शिपिंग कंपनी गुड फ्राइट मीन्स अच्छे भाड़े को खो देती है। ऐसे रिस्क से बचने के लिए शिपिंग कंपनी द्वारा गुड्स इंश्योरेंस को इफेक्ट किया जाता है। फोर्थ जो हमारा इंश्योरेंस है मैरीन इंश्योरेंस के अंदर वो है लायबिलिटी इंश्योरेंस। अंडर लायबिलिटी इंश्योरेंस द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू indemnify against the loss which the insured may suffer on account of liability to a third party for enhance if one ship collides with another and the first ship is required to pay compensation to the second ship, then this compensation can be claimed from the insurance company if liability insurance has been taken. इसका मतलब ये हुआ कि liability इंश्योरेंस के अंडर इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस के अगेंस्ट एडमनीफाई करने का वर्क करती है जो इंश्योर्ड को किसी तीसरे पार्टी को लायबिलिटी के कारण पेमेंट
पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, यदि एक शिप दूसरे से टकराता है और दूसरे जहाज़ को कंपनसेशन देने के लिए पहले जहाज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तब इस कंपनसेशन का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से किया जा सकता है यदि लायबिलिटी इंश्योरेंस लिया गया हो। आज का जो हमारा लेक्चर था वो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस से रिलेटेड था। आज हमने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़े हैं, उसके अंदर हमने लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस को समझा। ये हमारा 25 और 26 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंश्योरेंस के आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।